मैं आपको बताना चाहूँगा, गुड मॉर्निंग पहले सभी लोगों को। एक सेट फिनिश कर लिया हमने, ये सेकेंड सेट की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है और इस सेकेंड सेट में हम ग्रामर से मॉडल वर्ब पढ़ेंगे, प्रोज से पढ़ेंगे भारत इज माई होम, सुन रहे हैं ना आप लोग, और पोएट्री से पढ़ेंगे हम लोग, सॉरी प्रोज से, और पोएट्री से पढ़ेंगे हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये हमारा सेकेंड सेट होगा सेकेंड ईयर का। डू यू अंडरस्टैंड? तो आज और अभी हम लोग ग्रामर का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस ग्रामर के चैप्टर का नाम है क्या? तो चलिए आप लोग हेडिंग बना ले सभी लोग, मॉडल वर्ब्स लिखिए। मॉडल वर्ब्स कुल मिलाकर अंग्रेजी में 10 होते हैं। 10 के नाम लिखिए आप लोग। 10 मॉडल वर्ब्स आप लोग जानते ही होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, will, would, must, ought to। गिनती करेंगे, ये कुल मिलाकर 10 मॉडल वर्ब्स होंगे। अभी कुछ रोज पहले मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा था, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट आया था वर्ब, याद आ रहा है आप लोगों को? उसमें हमने बताया था एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलियरी वर्ब, याद आ रहा है आप लोगों को? ओके, तो ये मॉडल वर्ब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से पार्ट के अंतर्गत आता है? तो ये वर्ब्स के अंतर्गत ही मॉडल वर्ब्स आता है। अगर ये मॉडल वर्ब है तो ये 10 के 10 मॉडल वर्ब को हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स। सुन रहे हैं ना? ये 10 अगर मॉडल वर्ब्स हैं तो 10 ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं, करेक्ट है। लेकिन इनका नाम मॉडल वर्ब्स फिर क्यों रखा गया है? क्यों नहीं इनका नाम ऑक्सिलियरी वर्ब ही रखा गया? बात तो बनती है ना फिर। अगर ये 10 के 10 ऑक्सिलियरी ही हैं तो फिर ग्रामर लिखने वालों को कहना चाहिए था कि ये 10 भी क्या है, लेकिन इनको अलग कर दिया गया। इसका मुख्य रीजन हम आपको बता रहे हैं। जब हम ऑक्सिलियरी वर्ब पढ़ते हैं बाबू, तो यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया होगा इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, और कुछ पढ़ाया है जी, हैव, हैज और हैड। इनकी गिनती करने पर कितने हो गए? ये इनकी गिनती करने पर 5 हो गए बी वाले, 3 हो गए डू वाले और 3 हो गए हैव वाले। 5, 3, 8 और 3 11। लेकिन इनको कहा गया कि ऑक्सिलियरी वर्ब है और इन 10 को कहा गया क्या है? ये मॉडल वर्ब्स है। तो बात क्यों ऐसा कहा गया, गौर से सुनना, अब रीजन बता रहा हूं। ये जो 11 है ये ऑक्सिलियरी वर्ब का भी काम कर सकते हैं और ये जो 11 हैं ये मेन वर्ब्स का भी काम कर सकते हैं, समझना। इन 11 का प्रयोग तब भी हो सकता है जब वाक्य में कोई अलग से मौजूद है क्या, तो भी इनको लगा सकते हैं। अगर ये वर्ब नहीं है तो भी इनको लगा सकते हैं। सुन रहे हो मेरी बात? ये जो 11 हैं ये अलग अलग वर्ब के फॉर्म्स को लेकर आते हैं। इनके साथ अलग अलग फॉर्म्स आता है। इज, एम, आर, वाज, वर के साथ वर्ब में आईएनजी आता है, डू, डज, डिड के साथ V1 आता है, हैव, हैज, हैड के साथ V3 आता है। और ये दोनों कंडीशन में आ सकते हैं, वर्ब को लेकर भी आ सकते हैं और बिना वर्ब के भी आ सकते हैं, इसीलिए इनका नाम ऑक्सिलियरी वर्ब है। अब ऊपर जो है वो कौन है? ये जो मॉडल वर्ब्स हैं जिनकी संख्या कुल मिलाकर 10 है, ये कहते हैं कि हम जब भी आएंगे
तो हम एक वर्ब लेकर आएंगे, बिना वर्ब के नहीं आएंगे। समझ पाया क्या? दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं। अब मैं लिख कर दिखा रहा हूं तुम लोग को। यहां पर मैं लिख रहा हूं आई एम गोइंग टू पटना। इस वाक्य में ये वाला लगा है ना, यहां पर एम लगा है, बोलो हाँ। और यहां पर क्या लगाएंगे? गो मतलब जाना। तो जाना तो एक वर्ब है, तो ये वर्ब के साथ आया यहां पर एम। अगर वाक्य में वर्ब नहीं होगा फिर भी एम आ सकता है, जैसे आई एम अ टीचर। इस वाक्य में कोई वर्ब है? नहीं है ना, नहीं है, तो ये खुद ही कह रहा है कि हम ही क्या है, मेन वर्ब। ये खुद ही मेन वर्ब बन गया। इस वाक्य का एम और इस वाक्य के एम में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वाले में जो एम है ऑक्सिलियरी वर्ब है, सेकेंड वाले में जो एम है मेन वर्ब है। मतलब ये दोनों सिचुएशंस में आ सकता है। अब बात करेंगे हम उनकी। मॉडल वर्ब्स कहते हैं कि हम जब भी आएंगे, अभी हमने यहाँ पर दिखाया कि अलग अलग वर्ब को लेकर आते हैं। ये कभी V4 के साथ आते हैं, कभी V3 के साथ आते हैं, कभी ये 11 अलग अलग वर्ब के साथ आते हैं। लेकिन वो जो 10 है ना, ये जो 10 हैं ये सिर्फ इसी के साथ आते हैं, 10 के 10। और सबसे खास बात, अगर ये नहीं है तो ये 10 भी नहीं आएंगे। इन 10 को आप तभी लिख सकते हो जब वाक्य में आपको यूज करना है V1। बोलो बरोबर है क्या? जैसे मैं लिख कर दिखा रहा हूं, आई कैन हेल्प यू। पढ़ो बाबू। यहां पर कैन लगा है, कैन लगने के साथ ही ये खोजने लगेगा, तो यहां पर हेल्प लगा है, ये V1 है। ये वाक्य सही है, कैन लगा और V1 आया हुआ है। अगर ये V1 नहीं होगा तो ये कैन भी नहीं होगा। अगर बिना V1 का लिखूं, जैसे आई कैन अ बुक, क्या ये वाक्य सही होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सही बताओ। कैन लिख दिया है और वर्ब है ही नहीं इसमें। ये कह रहा है ना कि यहां पर एक डालो। क्या डालो? V1 डालोगे तो वाक्य शुद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। हैव यू अंडरस्टूड? मैं अभी क्या समझा रहा हूं बताओ तो? मॉडल और ऑक्सिलियरी में डिफरेंस समझा रहा हूं। करेक्ट है? लिखिए, अब यही समझाऊंगा, जो मैंने समझाया वो लिखवाता हूं। बोलो, पहले लिखिए ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ये कितने होते हैं? 11 लिखिए, 1 1। मॉडल में 10 आया था, ऑक्सिलियरी में 11। अब ये कौन कौन है ये लिखो, 11 को नोट करो। पहले ये लिखना है मॉडल वर्ब्स 10, तब लिखना है ऑक्सिलियरी वर्ब 11। मॉडल वर्ब 10, ऑक्सिलियरी वर्ब 11। थोड़ा लिखने वाला काम अगर फास्ट हाथ चलेगा ना तो मजा आएगा। समझो, एकदम आराम से, इत्मीनान से लिखो, एकदम मानो क्यों। एक ही बार बुलेट ट्रेन वाली स्पीड। मॉडल 10, ऑक्सिलियरी 11, फिनिश्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है लिखिएगा। बोलो, ऑक्सिलियरी वर्ब्स ऑक्सिलियरी वर्ब्स अकेले भी आ सकते हैं और मेन वर्ब के साथ भी आ सकते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब्स अकेले भी आ सकते हैं और मेन वर्ब के साथ भी आ सकते हैं। ये लाइन बच्चा बच्चा को समझ में आ गया? ऐसा नहीं ना कि खाली लिख रहे हैं, बुझा नहीं रहा। पक्का बुझाया है? ओके, इसका एग्जाम्पल दे दीजिए यहाँ पर।
पहला एग्जांपल लिखिए, आई एम गोइंग टू पटना। राइट, यहां पर एम क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब। क्यों? क्योंकि गोइंग है मेन वर्ब, तो जब गोइंग है मेन वर्ब तो एम क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब। दूसरा एग्जांपल, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, यहां पर एम, क्योंकि इसमें दूसरा कोई वर्ब नहीं, बरोबर, यानी कि अकेले भी आ गया और मेन वर्ब के साथ भी आ गया। क्लियर एकदम? ओके, उसके नीचे लिखिए मॉडल वर्ब्स, उसके नीचे लिखिएगा मॉडल वर्ब्स कभी अकेले नहीं आता, मॉडल वर्ब्स कभी अकेले नहीं आता, बल्कि कभी अकेले नहीं आता बल्कि हमेशा V1 के साथ आता है। हमेशा V1 के साथ आता है। करेक्ट है? एग्जाम्पल लिखिए, सब लोग तैयार हैं? आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। अब यहां पर कैन किसके साथ आया है? कौन है वो वर्ब? कौन सा रूप है ये? तो V1 के साथ है। अगर हेल्प हटाएंगे वाक्य गलत हो जाएगा, बरोबर। अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे, तब बारी बारी से सबका यूज सीखेंगे। और पहला हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ कैन। लिखिए यूज ऑफ कैन। सब लोग लिखकर तैयार हो गए? कलम को रोकेंगे कुछ देर तक, अब समझना है केवल। कैन कहाँ कहाँ आता है ये मैं सिखा रहा हूँ। वैसे आप लोग सुने होंगे कैन का हिंदी सकता है, ऐसा हिंदी आप लोग सुने होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जहां सकता है वहां कैन लगा देंगे। कैन की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं कि कैन कहाँ कहाँ आएगा है? तो नंबर 1, कैन का यूज वहां करोगे जहां पर आपको कैप बताना हो। CAP, C for A for P for, C for capacity, A for ability, P for power। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, जरा गौर से सुनना। जब तुम कोई बात बोल रहे हो इंग्लिश में और तुमको वहां पर अपनी कैपेसिटी बोलनी है, यानी कि तुमको वहां पर क्या बोलनी है? क्षमता बोलनी है। तुम्हें वहां पर अपनी एबिलिटी दिखानी है, योग्यता दिखानी है। तुम्हें वहां पर अपना पावर, शक्ति। तो इन तीनों का प्रदर्शन करने के लिए हमेशा कैन लगाना, क्योंकि कैन लगाकर हम अपनी क्षमता, योग्यता और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। बोलो हाँ। तो ये कैप जो लिखा है ये टोपी वाला कैप नहीं है। C फॉर A फॉर एंड P फॉर पावर, ये तीनों अलग अलग हैं। अब मैं वाक्य लिखकर दिखा रहा हूं। पढ़ो विद्यार्थी। आई कैन डिफीट यू, डिफीट का मतलब होता है पराजित करना। अब हिंदी निकालो, मैं तुम्हें पराजित कर सकता हूं। यहां पर मैं अपनी कैपेसिटी दिखा रहा हूं, इसीलिए पिलर के पीछे बैठने से मना करते हैं। तुम नहीं सीख रहा एकदम, खिसक कर बढ़िया जगह पे रहो, जल्दी एकदम बढ़िया जगह पर आओ। कोना पे जाओ पगला, कोना पे दिखेगा क्या? फिजिक्स पढ़ता है, जितना किनारे रहेगा उतना साफ दिखेगा। कैपेसिटी है जी। एक और देखो, हाँ, दे कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब
वे लोग फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो उनकी एबिलिटी है ना इंग्लिश बोलने की। एक और देखो, पढ़ो बाबू। इजीली मतलब, तो हिंदी बताओ। वह इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता है। अगर कभी ऐसा हो कि बगल वाला यूटोपिया गया हो तो बुलाना है उसको अपने से। क्या क्या दिख रहा था वहाँ, सच सच बताना। चलो बाबू लिखो। नंबर 1, रूल नंबर 1, कैप। कैप बताने के लिए कैन का प्रयोग होता है। कैप बताने के लिए कैन का प्रयोग होता है। अब कहीं गलती से तुम लोग कैप को टोपी ना समझ लो, इसीलिए पूरा लिख लो। अब लिखो सी फॉर कैन का प्रयोग होता है। कैन है ना सीख रही हो, इज एम आर थोड़े होगा इसमें। चलो लिखो सी फॉर, ए फॉर तीनों लिख लिया आपने, कैपेसिटी, एबिलिटी एंड पावर। ओके, कम टू द पॉइंट। जहां भी ये तीनों बताना होगा हमारा यूज क्या होगा। अब ये जो एग्जाम्पल है, आप बिहार बोर्ड में जाओगे तो यहीं पर आपको छोड़ देगा, मालूम है। यहाँ पर ब्लैंक रहेगा और 4 ऑप्शंस रहेंगे, नोट किया जाए। यही उस दिन सिखा रहे थे जब हम एडवर्ब पढ़ा रहे थे कि इजिली एक एडवर्ब है क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, और ये मैनर वाला एडवर्ब है। तो मैनर वाले एडवर्ब का जगह जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद रखना चाहिए। अब बोलचाल की भाषा में कैन इजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम भी बोला जाता है, ठीक है। एडवर्ब का अपना प्लेस होता है वाक्य में कि कहाँ पर रखना चाहिए। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब, वो वाला एडवर्ब जो मैनर बताता है। मैनर मतलब काम करने का ढंग। तो वह आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। वह इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, हाँ, तो ये मैनर हो गया। लिखे कुछ और एग्जाम्पल है। माई फ्रेंड कैन, लग तो यही रहा है, कहने से पूछा है। माई फ्रेंड कैन ब्रेक दिस रिकॉर्ड। माई फ्रेंड कैन ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक दिस रिकॉर्ड। बोलो हिंदी, मेरा दोस्त यह रिकॉर्ड तोड़ सकता है। एक और लिखो, वी कैन हम लोग, वी कैन अचीव आवर गोल। अचीव आवर गोल। अचीव मतलब, गोल मतलब, हिंदी बताओ। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह हम अपनी कैपेसिटी ही ना बता रहे हैं। एक और लिखो, यू कैन डू एनीथिंग, you can do anything if you have determination मतलब दृढ़ संकल्प। चलो हिंदी बताओ। यदि तुम्हारे पास दृढ़ संकल्प है तो तुम कुछ भी कर सकते।
तो क्या मैं ये मानूं कि रूल नंबर 1 बच्चा बच्चा समझ गया? चलो रूल नंबर 2। हम बाबू लुक एट द बोर्ड। पढ़ो शिष्य। लैक ऑफ का मतलब होता है की कमी, यानी कि यहां पर बोलेंगे कैप की कमी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कैप की कमी है, कैप माने टोपी की कमी है, कैपेसिटी की कमी है, एबिलिटी की कमी है, पावर की कमी, तो जब भी कमी बताना होगा, जब भी आपको कमी बताना होगा तो आप वहां पर कैन नॉट का यूज करोगे या फिर आप वहां पर कांट का यूज करोगे। लेकिन अगर आप ऐसे यूज करोगे तो ये गलत होगा। या तो आप CANNOT लिखना और नहीं तो CAN लिखकर अपस्ट्रॉफी देकर टी लिखना, बरोबर। कब? कैप की कमी लिखो। कैप की कमी बताने के लिए कैप की कमी बताने के लिए कांट या कैन नॉट का प्रयोग होता है। कांट या कैन नॉट का प्रयोग होता है। हो गया विद्यार्थी? लिखिए दे कांट बाई अ न्यू कार। दे कांट बाई अ न्यू कार मतलब वे लोग नई कार, मतलब उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। एक और लिखो, यू कांट कंप्लीट दिस वर्क, you can't complete this work without my help. You can't complete this work without my help. समझ रहे हो क्या? बताओ हिंदी। मेरी हेल्प के बिना तुम इस काम को कंप्लीट नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, कमी है उसकी। बोलो है कि नहीं है? एक और लिखो, she can't come here alone. She can't come here alone because alone का स्पेलिंग चाहिए क्या? Alone because she is very shy. She is very shy का स्पेलिंग यहां पर है। She is very shy, full stop। shy का मतलब शर्मिला, शर्मिली आप इसको बोलेंगे तो हिंदी होगा वह यहाँ अकेले नहीं आ सकती क्योंकि वह बहुत शर्मिली। बरोबर एकदम। रूल नंबर 2 कंप्लीट करा रहे हैं? यस। कोई अंतर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा फिजिकल और मेंटल वाली बात आने लगती है। I can speak English, you can say this is my ability. I can break this door with my fist, you can say this is my capacity. कहने का मतलब सिनोनिमस वर्ड्स होते हैं ना, जितना जल और नीर और पानी में अंतर है उतना एबिलिटी और कैपेसिटी में अंतर है। बात समझ में आ रही है? वही है। क्या चीज? ग्रामर कहता है कि कैन और नॉट को कभी भी हटाकर नहीं लिखा जा सकता। कैन और नॉट को कभी भी हटाकर नहीं लिखा जा सकता, या तो कंप्लीटली डबल एन करके और नहीं तो अपस्ट्रॉफी करके। ये ग्रामर का रूल है। कहीं पर भी आप दिखाना हमको कि कैन और नॉट अलग लिखा होगा क्या?
लोगों को लगता है कि लिखा रहता है, लेकिन लिखा नहीं रहता। आप ध्यान नहीं दिए हो, कहीं पर भी ऐसे नहीं लिखा होता। ठीक वैसे ही जैसे लोग बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी, और ये सबको लग रहा है कि सही है, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू मी होता ही नहीं है। लेकिन आप, मैं अगर गलत काटूंगा तो आप हम ही को गलत काटोगे, क्योंकि 99% जगहों पर आप सुन चुके हो अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन ये गलत है। अब क्यों गलत है? जो फर्स्ट ईयर में पढ़े उनको आइडिया होगा, कौनों को नहीं आइडिया है? अकॉर्डिंग टू मी क्यों गलत है? खत्म है पढ़ाई है सब। प्रीपोजिशन पढ़ा रहे थे फर्स्ट ईयर में, बताओ जी कहीं गलत है? इतना मार मारेंगे ना, है? फर्स्ट ईयर में पूरा प्रीपोजिशन खत्म हो गया। बैठ जाओ, अब बाद में बताएंगे, है ना? टाइम बर्बाद होगा मेरा। फर्स्ट ईयर में जाके कॉपी चेक कर लेना, अकॉर्डिंग टू मी गलत लिखवाया गया है। लिखो रोल नंबर 3। रेडी है? देखिए मैं बोर्ड पर क्या लिख रहा हूं। लिखो इम्पॉसिबल एक्शन। इम्पॉसिबल एक्शन। इम्पॉसिबल एक्शन बताने के लिए कांट या कैन नॉट का यूज होता है। इम्पॉसिबल एक्शन बताने के लिए कांट या कैन नॉट का यूज होता है। जो काम हो ही नहीं सकता, ये क्या है? इम्पॉसिबल है। अरे बोलो यार, ये हो ही नहीं सकता। वहां पर कांट और कैन नॉट लगाओ। देखोगे बोर्ड पर? देखो मैं लिख रहा हूं। क्या लिखा है जी? वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम जी ही नहीं सकते। ऐसा करना इम्पॉसिबल है। अरे बोलो यार, है कि नहीं है? एक और देखो, पढ़ो। नो वन कैन स्टॉप डेथ। डेथ को कोई नहीं रोक सकता। डेथ को रोकना इम्पॉसिबल है। यहां पर कैन नॉट क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर नो लिखा हुआ है। बरोबर? लिखिए एग्जांपल्स। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? नहीं आए तो पूछना है। यहाँ पे नोट क्यों नहीं लगा भैया? क्योंकि यहाँ पर नो लगा है ना जी। नो लगा है तो नोट नहीं लगेगा ना। चलो एक और लिखो। द ब्लाइंड, द अनहर। अब लो, ब्लाइंड सुनाइए नहीं रहे थे तुम क्या थे? लिखो द ब्लाइंड कैन नॉट, द ब्लाइंड कैन नॉट सी। अंधे क्या नहीं कर सकते? ऐसा करना उनके लिए क्या है? इम्पॉसिबल है। पॉसिबल ही नहीं। द डम कैन नॉट स्पीक। द डम, DUMB, DUMB, द डम कैन नॉट स्पीक। डम मतलब गूंगा, तो गूंगे क्या नहीं कर सकते हैं जी? ऐसा करना क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल है उनके लिए। तो दोनों को क्या करें? शशि कुछ छूटा है उसके पास तुम्हारा, तो बार बार यार तू नहीं कहीं लड़क जा रहा है। और इन्हें किसको? चलो इधर, चलो बाबू कितने रूल्स हो गए? 4 नंबर लिखो। रेडी?
लिखिए, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसा इंटेरोगेटिव, ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर हमेशा, जिसका आंसर हमेशा नेगेटिव हो, जिसका आंसर हमेशा नेगेटिव हो, उसमें कैन का यूज किया जाता है, उसमें कैन का यूज किया जाता है। इंटेरोगेटिव है ना जी, इंटेरोगेटिव किसे कहते हैं बताओ? जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो, बोलो जी, और उसका आंसर जो तैयार हो रहा है वो आंसर हमेशा यही तैयार हो रहा है, क्या? नो बोलना पड़ेगा। तो वैसे इंट्रोगेटिव के शुरू में हमेशा और लास्ट जाते जाते लगेगा क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तुम वाक्य को पढ़कर आंसर बताओ। कैन यू टच द स्काई? नो, अपने आप आपने नो बोला, यहाँ पर क्या आ गया? कैन लग गया। बोलो हाँ। हाँ, कैन वन लिव? क्या कोई रह सकता है? रह सकता है? नो। नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? पढ़ो। क्या कोई अपना सिग्नेचर बदल सकता है? हाँ, सिग्नेचर कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि सिग्नेचर ये नहीं जो आप अपने हाथों से करते हो। जैसे मैं आप लोगों के लिए ये सिग्नेचर कर देता हूँ, दिस इज नॉट द सिग्नेचर, सिग्नेचर इज दिस। नहीं बुझाया? दिस इज आवर सिग्नेचर। इसीलिए भोजपुरी में कहावत हमारे पूर्वजों ने बनाया, नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। और ये भगवान ने सबको अलग अलग दिया है। आप इसको कितना भी ब्लेड लगा दो, कितना भी इसको काट दो, फिर भी ठेप्पा मारो, निशान वही आएगा। बुझिंग की जुझिंग? पक्का बुझ रहे हो? एकदम क्लियरली हो, समझ में आया है? लास्ट एक और जवाब देना। हाँ, कैन यू फाइट विद अ टाइगर? नो। अब किसी का ट्रांसफार्मर हिला हो तो यस कर सकता है, लेकिन जब पहुंचेगा, एक लापड़ी लगा दिया, तब पता चलेगा कि गलत एड्रेस पर आया हुआ, यहाँ पर नहीं आना था। चलो एग्जाम्पल्स लो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है क्या कि ये कैन क्यों लग रहा है? कि समझ में आ गया? सारे वाक्यों के शुरुआत में कैन होगा। हम नहीं सुन पाए, फिर से बोलिए। कैन वी लाइव? नहीं, लीव वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। वहां पर हिंदी होगा क्या? हम लोग बिना पानी के जी सकते हैं। और यहाँ हिंदी होगा क्या? कोई बिना पानी के जी सकता है? ये भी नहीं। तो वन का बहुत सारा यूज होता है।
आप कल ये कहीं याद किए तो हमारा क्या कसूर है। वन का मीनिंग अलग अलग होता है। वन मतलब कोई भी होता है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, इसमें वन का हिंदी सबका होता है, सबको अपना ड्यूटी करना चाहिए। वन अलग अलग तरीके से यूज होता है। लिखे